ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रादर देन वो करंट अफेयर्स। ठीक है ना? तो ये तीसरा चीज है जो कि आपको समझना है। फोर्थ चीज, इसमें से नोट्स बनाने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी इसमें ना हाईलाइट कर दिया कि जो चीज इंपॉर्टेंट है और उसी चीज को अपने को रिवाइज करने के लिए हेल्प करना है। आपको करंट अफेयर्स जब आप अपने लिए डाउनलोड करोगे तो उसमें आप अपने लेवल से हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है, आप हाईलाइट कर लेना। इससे क्या है, रिवाइज करना आसान होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैगजीन है इस तरीके का है, जून से अक्टूबर तक आपको सिंगल मैगजीन्स होंगी, जो मतलब सिंगल मतलब क्या है, इंग्लिश और हिंदी की एक मैगजीन्स होंगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो मैगजीन है ना, 2 मैगजीन्स हैं, जिसमें से एक मैगजीन मेंस ओरिएंटेड जीएस पेपर 1 2 3 4 के हिसाब से बना है, और एक मैगजीन जो है जो इस पैटर्न में जो चला आ रहा था कि आर्ट एंड कल्चर का अलग है ना, ज्योग्राफी का अलग, एनवायरनमेंट का अलग। तो एक सब्जेक्ट वाइज मैगजीन है और एक मैगजीन है पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के हिसाब से मैगजीन। ठीक है ना? तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको 2 टाइप के मैगजीन्स दिखेंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अपन चलते हैं। देखो यहाँ पे ये आपके कंटेंट्स हैं, इसमें ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है इसको मैं करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, हो सकता है शायद इसमें से कुछ हुआ होगा कल आपका डिवोर्स वाला, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपने देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का हुआ है। अदर्स को क्लियर है कि इन्हीं को इशू है कि मेरे इशू? ओके ओके, यस यस, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये सारे पोर्शन हम लोग ट्राई करेंगे आज खत्म करने का। ये जो पूरा पोर्शन है इसको आज हम लोग खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं हाईलाइट कर दिया हूं, उसी तरीके से आप लोग देख सकोगे, ताकि जब आप नेविगेट करोगे करंट अफेयर्स को तो उसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट कल हुआ है आप लोग का। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। ओके, तो देखो नाम से क्या लग रहा है, क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। मतलब क्या है कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है, उड्डयन सेक्टर है ना, वो क्षेत्र जहां पे उड़ान भरने वाली बात है, फ्लाइट वगैरह वाली चीज है, उसके कारण से क्लाइमेट में क्या तकलीफ आती है ना, क्या है उससे, उसमें एक फ्यूल होता है, इंजन जो ईंधन होता है उसका नाम है एटीएफ, एटीएफ फ्यूल। ठीक है ना, क्या है एटीएफ, एटीएफ। ठीक है, ये जो फ्यूल है ये इसके कारण से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और नाउ इट इज, यू माइट बी नोइंग कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लाइट्स है ना हर जगह पे बढ़ गई है। जब से ट्रेन कैंसिलेशन बढ़ने लग गया है तो ऑलरेडी ये सब जो इतनी सारी फ्लाइट्स है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, फ्लाइट्स बढ़ गई है। एज वेल एज गवर्नमेंट का एक स्कीम था जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, है ना। इसमें ये था कि इवन छोटे सिटीज को भी कनेक्ट करना है मेजर सिटी से। तो हर एक स्टेट का जो कैपिटल है, जैसे रांची हो गया, रायपुर हो गया, इसको फिर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सबसे कनेक्ट करने के लिए जो स्कीम है उसका नाम है उड़ान। अब ऑलरेडी फ्लाइट्स इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई है, और ये तो डोमेस्टिक की बात हुई, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। अब इसके कारण से जो पोल्यूशन होता जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि फ्यूचर तो इसी से है, लोगों के पास समय नहीं है तो लोग फ्लाइट से ही जाएंगे। तो इसी के लिए एक इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन, मतलब एक एक्शन प्लान बना है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। तो उसी के ऊपर ये है, कलर चेंज कर देते हैं। सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ये पीडीएफ ना आपको एक ड्राइव मिला होगा, उस ड्राइव में करंट अफेयर्स का मैगजीन का एक लिंक होगा, तो उसके अंदर ही मिलेगा। मैंने कल देखा है आपका मैगजीन वहां पे पड़ा हुआ है। एज वेल एज ये जो यूट्यूब में सेम चीज का लाइव है उसी के नीचे भी ड्राइव का लिंक दिया है, दोनों जगह पे है। ठीक है, अच्छा, मतलब कल का क्लास जो था ना, मैंने तो नहीं देखा वो कल का वाला। हाँ कल वाला भी उसी में है। आप या तो GeoIS के यूट्यूब चैनल में जाके कल वाला देख लीजिए, नहीं तो ड्राइव का एक लिंक है, उसमें दोनों में से कहीं पे भी आप जाके देख सकते हो, मैगजीन्स मिल जाएंगे आपको। ओ अच्छा। हाँ, तो इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027, 2027 से इसको ज्वाइन करेगा। अब इतना लेट से क्यों ज्वाइन करेगा? क्योंकि भाई हम लोग अभी
दो सेक्टर पे एक साथ नहीं लड़ सकते। पहला सेक्टर ये है कि इकोनॉमी को भी ग्रो करना है और एनवायरमेंट को भी बचाना है, दोनों चीजें हैं। अभी हमारा ग्रो करने का टाइम है। अगर हम अपने कंट्रोल करने के पे चलेंगे, क्लाइमेट के कारण से कंट्रोल करने लग जाएंगे, तो हमको तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्या है, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पेट्रोल से बायोडीजल पे स्विच करना है या बायोडीजल से इलेक्ट्रिक पे स्विच करना है, तो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें। वैसे ही अगर क्या है, ये अगर हम लोगों को क्लाइमेट पे काम करना है, वो भी सिविल एविएशन सेक्टर में, तो हमारा तो सिविल एविएशन सेक्टर जो है अभी तो चालू किया है ग्रो करना। अब हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल लगाने लगेंगे कि इतना फ्यूल से इतना पोल्यूशन होता है तो आप लोग ज्यादा मत उड़ो। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 2027 से ये टारगेट को फुलफिल करने का प्लान कर रहे हैं। 2027 से हम लोग टारगेट कर लेंगे कि हम लोग भी उतना पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो इंडिया जो है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAO, अंतरराष्ट्रीय है ये, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि कार्बन का ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम, कार्बन को कम करना है, एज वेल एज जहां पे कार्बन पोल्यूट हो रहा है उसकी जगह कहीं पे ग्रीनरी निकालना है। तो कार्बन को या तो ऑफसेट करो या कम कर दो, कंपनसेट करो या कम कर दो, ठीक है। आपने जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया उतने पेड़ पौधे उगा दो, या तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दो। तो इंडिया को बोला है कि यस, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करता है उसका नाम है कोर्सिया, कोर्सिया कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ये एक स्कीम है जिसमें क्या है कि कार्बन जहां पे भी उत्सर्जन हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ना। तो अपन को तीन चीजें मिली, एक तो एक्शन प्लान, तो ये योजना है। दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि बताएगा कि कैसे करना है। तीसरा ये स्पेशलाइज है कि किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, है ना। ये तीन चीज है। तो आपको हमेशा से ये कोर्सिया का नाम या ICAO का नाम आपको हमेशा से आता रहेगा। तो अभी जो पार्लियामेंट कंसल्टेटिव कमेटी ने बोला कि यस, हम लोग दिल्ली में हम लोग डिसाइड कर लिया कि यस, हम लोग भी इस पे काम करेंगे। हम लोग का काम है कि कार्बन एमिशन को कम करना। तो अगर देखा जाए कि 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट 2050 तक हम लोग को करना है। मतलब क्या है, देखो हम लोग बोले या तो रिड्यूस करो या तो ऑफसेट करो। अब रिड्यूस करने का तरीका यह है कि माइलेज ज्यादा देना, है ना। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि कम पेट्रोल से या कम फ्यूल से ज्यादा मतलब ज्यादा दूर तक जा सके, तो अल्टीमेटली ये उसका कंजम्पशन को कम करना ही हुआ, माइलेज बढ़ा देने से। तो इसने क्या बोला है कि 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देना। अगर फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा दे 2050 तक, तो धीरे धीरे करके हम लोग नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे। कैसे नेट जीरो पे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग दो फ्रंट पे काम करेंगे। एक तो क्या है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उतना पेड़ उगाएंगे, प्लस जितना दूर तक जाता था फ्यूल भर के उसका एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब अच्छा एडवांस इंजन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है कि ये अलग अलग फेज में होगा। कैसे अलग अलग फेज में होगा, देखो इसके लिए ना अलग अलग फेज डिसाइड किया गया है, जिसमें से पहला फेज है वॉलंटरी फेज। मतलब इसमें वो कंट्रीज होंगे जो अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, और बोला जाए तो अपने ताकत के हिसाब से, वो लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना फ्यूल को कंज्यूम करना है या कितना कंट्रोल करवाना है। बट 2027 के बाद से ये मैंडेटरी फेज आ जाता है। मतलब सारे कंट्रीज को बाय डिफॉल्ट मानना ही पड़ेगा कि आपको फ्यूल का जो पोल्यूशन है उसको कम से कम करना है। तो 2027 वाले फेज में हम लोग आने वाले हैं। मतलब हमारे पास फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने का सिर्फ 27 तक का टाइम है, क्योंकि हम लोग ने ज्वाइन कर लिया। तो यही है, इसी के बारे में था। और वैसे भी अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, हम लोग क्यों इसको कमिट कर लिए, क्योंकि हम लोग बोल के आ चुके हैं कहाँ पे, COP26। COP26 क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के लिए ना हर साल सबकी बैठक होती है ना, सबकी पार्टीज होती है, सबकी मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के लिए, पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। उसका 26वां मीटिंग में हम बोल के आए हैं कि 2070 तक, 2070 तक हम लोग नेट जीरो पे चले जाएंगे। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं उतना हम लोग कंज्यूम करने, उतना हम लोग कम करने के लिए भी एफर्ट लगाएंगे। मतलब इंडिया से एज सच कार्बन डाइऑक्साइड जीरो रिलीज हो रहा है।
तो ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं होगा, रिलीज होगा पर उतने पेड़ लगा देंगे। तो 2070 का हम लोगों ने एकदम एम्बिशियस प्लान बना दिया है कि ऐसा करेंगे। तो अगर वैसा करेंगे तो हर एक सेक्टर पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जिसका एक पार्ट हुआ ये वाला काम कि हम लोगों ने इसको साइन कर लिया। ठीक है, ये था। अब कोर्सिया क्या है? कोर्सिया का पूरा नाम आपको यहाँ पे पढ़ा देखा आपने, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। कार्बन को ऑफसेट करना और रिड्यूस करने की योजना है इंटरनेशनल एविएशन में। ठीक है, ये कोर्सिया। तो कोर्सिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें क्या चीजें नहीं है जो यूपीएससी पूछ सकता है, ये हमको जानना है। डोमेस्टिक एविएशन पे ये अप्लाई नहीं होता, मतलब लोकल, मतलब यहाँ से रायपुर से अगर कोलकाता, कोलकाता से जम्मू जा रहे हैं, इसके लिए इंडिया को कोई मैंडेटरी गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन किनके लिए है? जो इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो पहला चीज ये हम लोग को जानने का। दूसरा, इसमें बोला है कि दो तरीके से हम लोगों को एमिशन पे रोक लगाना है, या तो एमिशन को कैंसिल करना है, या तो अगर आपके यहाँ पोल्यूशन होता है ना, तो दूसरा कंट्री जो पोल्यूशन के लिए एफर्ट डाल रहा है उससे कार्बन का क्रेडिट खरीद के आपको ऑफसेट करना है। समझना, देखो क्या है, पूरे अर्थ में अगर मैं पोल्यूट कर रहा हूं पर ब्राजील ऑक्सीजन दे रहा है और पोल्यूशन कम कर रहा है, तो उसको एक क्रेडिट मिलता है जिसको कार्बन क्रेडिट मिलता है। तो हम उस कार्बन क्रेडिट को खरीद लें और अपने यहाँ पोल्यूशन को बराबर कर लें। इससे क्या बेनिफिट होगा? उन लोगों को पैसा मिलेगा और हम लोगों का भी अपना टारगेट फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो तरीके पे काम करेगा। तो 3 फेजेस हैं, जिसमें से सेकंड फेज, फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट 2 फेज है 2021 से 26 तक का, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2027 से में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने लोकल प्लान क्या बनाया, नेशनल एक्शन प्लान क्या बनाया? गवर्नमेंट ऑलरेडी बायोफ्यूल पे 2018 से काम करने वाली थी, ठीक है ना। अब इसमें क्या था? बायो एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये जो बायोफ्यूल था ना, ये एक्चुअली पेट्रोल के लिए काम था, पर गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम बनाया एटीएफ के लिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल। मैंने बोला ना, इसके लिए जो ईंधन है उसका नाम है एटीएफ, पर इसके साथ बायो है, मतलब ये एग्रीकल्चर से पैदा होगा। तो ये प्रोग्राम लेके आया। अब इसके कारण से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एविएशन सेक्टर में इसका भी फ्यूल को यूज किया जाए। अभी तक जो अपन बोलना चाहिए माइनिंग करके निकालते थे, अब इसको हम लोग बायोडीजल से निकालेंगे। 2018 का प्लान तो था ही हमारा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग डीकार्बनाइज करेंगे एविएशन सेक्टर को। डीकार्बनाइज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम एमिशन करे, वैसा सेक्टर हम लोग बनाएंगे। और एक और चीज, हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो आईएसआई मार्क देता है। इसने बोला है कि हम लोग अपना बायोजेट एटीएफ का एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, 2019 में बोला था उसने। जैसे क्या है, हम लोग, आपने सुना होगा BS6 नॉर्म्स की गाड़ियां हैं, BS4 नॉर्म्स की गाड़ियां हैं। तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि ये कितना पोल्यूट करता है आपकी इंजन। आजकल की सारी गाड़ियां जो है BS6 नॉर्म्स की आती हैं, आप सुने हो कभी, है ना, भारत स्टेज 6, और गाड़ी में लिखा भी रहता है ये BS4 की गाड़ी है, ये BS6 की गाड़ी है। तो वैसे ही एटीएफ फ्यूल के लिए भी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देखता है। ठीक है, तो इसमें से टेक अवे क्या था इस पूरे में से? इस पूरे में से टेक अवे ये है, हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है 2070 तक, जिसमें नेट जीरो पे जाना है। और नेट जीरो पे जाने के लिए एविएशन सेक्टर पे हमको काम करना है, जिसमें 2027 से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को बायोडीजल पे भी काम करेंगे, हम लोग पेड़ लगाने पे भी काम करेंगे, हम लोग कार्बन क्रेडिट खरीदने का भी काम करेंगे, सारा काम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें ये मेंस के हिसाब से अच्छा है कि प्रीलिम्स के हिसाब से? देखा जाए तो एनवायरमेंट का जब क्वेश्चन आएगा, है ना, तो श्योरली पोल्यूशन का कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा, श्योरली एकदम 100%, क्योंकि यही चीज तो मेन है। तो प्रदूषण पे जहां पे क्वेश्चन होगा, तो वहां पे ये जो पार्ट है इसका छोटा सा 2-3 लाइन डाल दोगे कि कोर्सिया के अंदर में हम लोग 2027 से करने वाले हैं, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा लाइन एडिशन देगा जब आंसर लिखोगे। तो मेंस के लिए ये फॉडर का काम करेगा, खाद का काम करेगा मेंस के लिए। अब प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है? प्रीलिम्स में पूछने का अगर देखा जाए तो वो ये बोलेगा कि ये है क्या, है ना, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किससे डील करता है। और उसमें एक चीज को बोल सकता है कि इसमें डोमेस्टिक प्लान भी अलाउड है, इन्वॉल्व है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप उसको कैंसिल करोगे कि डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल के लिए है। और उसमें दूसरा चीज बोल सकता है 2027 तक जो है, हम लोग बोलेगा कि हम लोग वॉलंटरी फेज में भी हैं, आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप बोलोगे नहीं, वॉलंटरी फेज में नहीं है,
हम लोग मैंडेटरी फेज में आएंगे 2027 से, ठीक है। फिर ये बोल सकता है इसमें बायोफ्यूल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, ऐसा कंफ्यूज करेगा, तो आप बोलोगे नहीं बायोफ्यूल के बारे में इसमें है, ठीक है। फिर चौथा है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो यस कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है। तो 4 चीजें हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से है। अगर प्रीलिम्स के हिसाब से अगर इसको पूछा जाए तो इसका रेटिंग क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं पीएससी के या यूपीएससी के, वो नग होते हैं, जेम्स होते हैं, तो जेम्स के हिसाब से ये क्वालिफाई नहीं करता है ना। पर अपने को मेंस के हिसाब से मटेरियल मिल जाएगा, तो 10 में से अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो 5 ही दूंगा, है ना। मतलब इसके प्रीलिम्स की में आने के रिलेटिवली चांसेस कम है, यूपीएससी के पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाए, बट मेंस के लिए हमको ये हेल्प करेगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब क्या है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम। क्या है कि जैसे ये जो फूड का सिस्टम है, मतलब खाद्य का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे फूड के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमर्शियल लेवल पे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। जैसे आप जानते हो हमारे पास खाद्य विभाग का निगम है, फूड एंड क्या बोलते हैं उसको वो कौन सा विभाग है जो कि प्रोक्योर करता है, कौन सा है, अरे जो किसानों से एमएसपी पे ये खरीदता है, चावल धान खरीदता है, तो एफसीआई, हाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ, यस एफसीआई। तो अभी गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप ऑलरेडी जितने चुनाव होते हैं उसमें सबसे मेन चीज ये रहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा देना, हर में रहता है मुद्दा। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास तो भर भर के चावल दाल वगैरह रहेगा। अब क्या है, ये जितने धान वाली एजेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी है। अब गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट भी होता जा रहा है, इतने लाख टन का राइस को कहाँ रखे, तो इसके लिए प्राइवेट इन्वॉल्व होने लगे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होने लगे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो किसान से जमीन भी लेते हैं, उसमें क्वालिटी का बीज भी डालते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करवाते हैं, और सबको ये समझ आ गया कि फूड सेक्टर ऐसा है जो कि सबसे अच्छे से ग्रो करेगा, और उसमें बहुत टाइप के बोलना चाहिए कि स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, बहुत टाइप के। जैसे क्या है, अभी बासमती राइस का ट्रेंड है, कुछ दिन बाद ये होगा कि राइस का ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा जब सबको डायबिटीज होने लगेगा। सबको पता है कि किस तरीके से राइस का जो पैटर्न है लोगों को चेंज किया जाए। अभी अभी कुछ दिन पहले बासमती राइस पे कोई नहीं खाता था, मतलब 2 साल पहले देखा जाए तो बहुत स्पेशल ओकेजन में कोई था बासमती राइस खाता था। बट अब जब दावत और इंडिया गेट ना उसी बासमती का टुकड़ा लाने के 60, 70, 80 वाले में टैनी मिनी जिनी नाम से ना बेचने लग गए, दावत वगैरह देखा गया, तो वो लोग क्या है बासमती का ही टुकड़ा बेच रहे हैं। इसका मतलब बासमती ही खा रहे हैं सब धीरे से, बस कुछ लोग टुकड़ा खा रहे हैं, कुछ लोग बड़ा खा रहे हैं। तो धीरे से क्या है, नॉर्मल लोकल राइस का वैरायटी को चेंज करवा दिया ये दावत और इंडिया गेट लोगों ने। और ऐसा फूड सेक्टर में बहुत सारे कमर्शियल जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, और उनको पता है इसमें बहुत पैसा है करके। अब धीरे से लोग ना डाइट को भी अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि भाई कितना इन्वॉल्वमेंट उनको रखें वो सब ऑर्गेनाइजेशन का। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है कि ये जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम मतलब ऐसा है कि फूड हमेशा सब के लिए रहे, है ना। इसके लिए इंटरनेशनल एक पैनल बना हुआ है एक्सपर्ट्स का कि किस तरीके से हम लोग ग्रो करें कि सभी को फ्यूचर में भी फूड मिले। तो इसके लिए क्या है, प्राइवेट कॉरपोरेशंस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने लगा है ना। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां हैं जो कि फूड में काम कर रही हैं, वो काफी लेवल पे इनका रोल बढ़ता गया है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी डिसीजन मेकिंग में ये एजेंसी बहुत ज्यादा काम करने लगी है। क्या है, क्योंकि लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है तो सबसे पहले किसका कंजम्पशन बढ़ेगा, खाने का सबसे पहले, क्योंकि वो तो एसेंशियल पार्ट है। इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजर, खाद से लेके मशीनरी से लेके उसका प्रोडक्शन से लेके या तो उसके मेडिसिन बनाने से लेके या फ्यूल से बनाने से लेके हर जगह पे बाहर में प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व हो गई है। और नॉट ओनली बाहर में, इंडिया में भी ये प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व हो गई। अब जैसे ये लोग डी मार्ट, ये के मार्ट, ये सब जो रहता है, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये रादर देन मार्केट से उठाने से अच्छा राइस को वो सीधा किसान से उठाते हैं। और नॉट ओनली किसान से उठाएंगे, उन लोग किसान भी अपना हायर करेंगे और अपना ही फील्ड पे ग्रो करेंगे और अपना ही निकाल के राइस को डीमार्ट में बेचेंगे। यही तो करेंगे, बिग बाजार भी ऐसे ही करता था। सारे लोग यही करने वाले हैं कि किसान अपना रहेगा, जमीन अपनी रहेगी, वैरायटी मेरा रहेगा और उसी को मैं बेचूंगा,
है ना। तो मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज है सारे जगह पे इन्वॉल्व हो गई है। तो 2021 में यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम का एक समिट बना हुआ था। इसमें क्या है, इसमें बोला था कि कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है इतने दिन से गवर्नमेंट है पर अभी तक भूखमरी खत्म नहीं हुई, है ना। सबके पास बहुत पैसा है फिर भी अभी भी हंगर का प्रॉब्लम अभी तक है। इसका मतलब जब तक प्राइवेट या इंडिविजुअल लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जैसे बिल और मेलिंडा गेट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने फूड पे बहुत काम किया, है ना। जहां जहां पे गरीब थे वहां पे वो फूड देने का $100 मिलियन इतना इतना पैसा डाला जितना गवर्नमेंट नहीं डाल पा रही है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छे से जो हमारा टारगेट है उसको पेनिट्रेट करवा सकती हैं, अंदर तक ले जा सकती हैं, सबका फूड का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को देखना होगा कि वो लोग कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, शोषण तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल बी मेकिंग द प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट बनाने के लिए है। हो सकता है गवर्नमेंट का रोल हट गया तो वही लोग पूरा दादागिरी में लग जाएंगे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसने बोला है कि यस, कॉर्पोरेशन को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा, अकेले तो नहीं चल सकते, है ना, हंगर को हटाना है। तो इसलिए क्या है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम में हमको कॉर्पोरेशंस का भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है। अब इसके लिए अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम। जब भी सस्टेनेबल वर्ड आता है ना, इसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला चीज कि किस तरीके की पॉलिसीज बनाए, योजनाएं बनाए ताकि सबको फूड मिले, पहला चीज। दूसरा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। तीसरा चीज ये होता है कि उस सिस्टम में कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे किसानों को सही चीजें मिले। तो ग्रो करने से लेके डिस्ट्रीब्यूट करने तक ये सारी पॉलिसीज ये बनाएंगे ताकि हर एक जनरेशन को फूड मिलता रहे, खाना मिलता रहे। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये काम चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास एक है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ये जो है, ये अवार्ड मिलता है वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट्स को, मतलब जो लोग क्या है जिस पे अच्छा काम करते हैं उनको ये मिलता है, अवार्ड मिलता है। पर खैर हमको उतना अवार्ड नहीं मिलता इस सब फील्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हंगर का प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज कंफर्म है कि हम लोगों को गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन को मिलकर इस पे काम करना है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसमें हम लोगों को जो बोलना चाहिए कि सिविल सेक्टर के लोग हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा कॉर्पोरेशन के इन्वॉल्वमेंट से हमको इश्यूज आ सकती है। पर गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। ऑलरेडी हमारे इंडिया में दो चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन और हंगर का। तो ये न्यूट्रिशन और हंगर तब तक नहीं पूरा होगा जब तक सारे लोग मिलकर इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस बनाया जा रहा है ताकि फूड का प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। फूड का एक ही प्रॉब्लम है, जिस जगह पैदा होता है वहां पे लोग कंज्यूम उतना नहीं करते, और जिस जगह कंज्यूम होता है उस जगह पे लोग पहुंचा नहीं पाते। और इसी चीज को सही करने के लिए ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब देखा जाए तो ये प्री का टॉपिक है कि मेंस का टॉपिक है, तो ये एक्सक्लूसिवली मेंस का टॉपिक है, ये प्री का टॉपिक नहीं है। क्योंकि प्री मेंस में कहीं ना कहीं आपको फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें एक दो लाइन ये चीज डाल देना है ना। अपना काम इस करंट अफेयर्स इस टॉपिक से खत्म हो जाता है। इसमें प्री का हार्डली कुछ क्वेश्चन आएगा। तो 10 में से अगर इसका रेटिंग देखा जाए तो 2 या 3 प्री के हिसाब से, बट मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 10 में से 8, क्योंकि फूड का प्रॉब्लम या फूड के क्वेश्चन श्योरली आएंगे। जैसे पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हिट करेंगे। तो इसका मतलब एक लाइन आप यहां से डाल दिए तो आपका आंसर बाकी लोगों से अच्छा होगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि कॉर्पोरेशंस का रोल भी इन्वॉल्व है, बट हम लोगों को केयरफुली इन्वॉल्व करना पड़ेगा सो दैट हम लोग न्यूट्रिशन एंड हंगर का प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके। ऑलरेडी हम जानते हैं बिल और मेलिंडा गेट्स इस पे काम कर ही रहे हैं। तो इस टाइप का 2-3 लाइन लिख के ये काम खत्म हो जाता है इसमें का। ठीक है, अब आते हैं अगला, ये है क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम। तीसरा है क्लाइमेट का फाइनेंस प्रोग्राम। अब ये क्या है, हमारे पास एक बैंक है एशिया में जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, एडीबी जिसको बोलते हैं। इसलिए प्रेशर था कि वर्ल्ड बैंक तो ऑलरेडी बहुत फंडिंग कर, एशिया का विकास बैंक अगर आप कभी सुने होंगे, हमारे पास एक बैंक है ना, हमारे पास मतलब एशिया के लिए बैंक है। तो इसने क्या किया है, क्लाइमेट को फाइनेंस के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया है, क्लाइमेट को फाइनेंस का प्रोग्राम। अब ये क्या प्रोग्राम है इसको समझते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में समझना है तो आप उस तरीके से समझ सकते हो।
जैसे क्या है, बहुत सालों से बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकसित विकासशील देश है, उनको क्या देना है, उनको पैसे देने हैं, ताकि ये जो क्लाइमेट के कारण से जो डिजास्टर्स होते हैं वो उस पे रेजिलिएंट डेवलप कर सके। उनको जितनी हानि होती है, जनधन का जितना नुकसान होता है, उसके लिए वो लोग पैसा दे। कौन? डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग को पैसा दे। पर अल्टीमेटली 20-30 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अल्टीमेटली पैसा नहीं आता विकास विकसित देश से, है ना? तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एशिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वैसे हैं जो कि विकासशील हैं या अविकसित हैं, या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो एडीबी का भी रोल बनता है कि क्लाइमेट के लिए कुछ फाइनेंस करें। तो क्लाइमेट के लिए फाइनेंस करना मतलब क्या है कि पुअर कंट्री को कोई भी लोन नहीं देना चाहता, सीधी सी बात है। क्योंकि क्यों नहीं देना चाहता? उनको लगता है कि वापस नहीं मिलेगा, है ना? वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, ना तो डेवलप्ड कंट्रीज पैसे देते हैं, ना कोई बैंक, बड़ी बैंक पैसे देती है। पर बोलते जरूर हैं कि भाई क्लाइमेट के लिए हम लोग को रोल करना है, काम करना है। क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ा अगर हर्डल है ना, वो है फंडिंग। कोई फंडिंग नहीं करना चाहता। अब मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरा ट्रेन ग्रीन ट्रेन बन जाए, या मेरे जो व्हीकल है वो बैटरी वाला बन जाए? मैं क्यों नहीं चाहूंगा? पर क्या है, उसके लिए कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो मैं भी चेंज कर लूंगा। आप सोलर रूफटॉप लगाना चाहोगे तो क्यों नहीं लगाते? पैसा इन्वॉल्व है। तो हर कोई चाहता है एनवायरनमेंट को सेव करना, पर हर के पास कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला यस, मेरी भी जिम्मेदारी है, बट मैं क्या करूंगा, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देते हैं या लोन देते हैं, है ना? तो उसकी जगह मैं पैसा दूंगा, उसकी जगह मैं पैसा दूंगा डेवलपिंग कंट्रीज को। बट गारंटर कौन रहेगा? गारंटर वो डेवलप्ड कंट्रीज रहेंगे। या तो वो लोग लोन देंगे और गारंटर कौन रहेगा? मैं रहूंगा। तो गारंटर बनने का क्या फायदा है? जैसे कल के दिन ये लोन लेने गई खुशी, है ना, वो लोन लेने गई, तो उनके प्रोफाइल के हिसाब से ये अभी अर्निंग नहीं कर रही है, तो लोन मिलना मुश्किल है। बट अगर मैं अर्निंग कर रहा हूं तो मैं गारंटर बन जाऊंगा, तो इनको लोन मिल जाएगा। अब गारंटर बनने का क्या नुकसान है या फायदा क्या है? फायदा ये है कि जिम्मेदारी तो इनकी है लोन पे करने की, बट बाय द वे नहीं पे कर पाई तो मेरे को तो लोन तो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो बैंक सेफ हो जाते हैं, बैंक सेफ हो जाते हैं कि उनको कोई ना कोई तो वापस कर ही देगा, चाहे वो करे चाहे मैं करूं। तो वही चीज है, एक प्रकार से लोन देने का ना बन के ये गारंटर बन रहे हैं ये लोग। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला ठीक है, जिनको क्लाइमेट का फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो उनको प्लीज डेवलप्ड कंट्रीज आप लोग उनको लोन दो, मैं गारंटर बनने के लिए रेडी हूं। या तो मैं लोन देता हूं, तुम गारंटर बनने के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो ये क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्लाइमेट का फाइनेंस के लिए एटलीस्ट चालू हो जाएगा, लोग पैसा देना चालू करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। बैंक को मतलब होता है कोई भी रिटर्न करे, चाहे बाप करे चाहे बेटा करे चाहे उसका पड़ोसी करे, पर पैसा वापस होना चाहिए, है ना? तो यही प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया इसने क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम में। इसका नाम, इसको बोला जाए इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी और क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। मतलब एशिया के कंट्रीज वालों के लिए है, क्योंकि एशिया में मोस्टली अविकसित ही है, डेवलपिंग ही है मोस्टली। ठीक है ना? तो फंडिंग गारंटी फैसिलिटी है ये, है ना? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंडिंग गारंटी, सो दैट क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कम कर सके और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, सो दैट क्लाइमेट के कारण से कोई डिजास्टर आता है तो आप रेजिलिएंट हो, इतना इजीली आपको तकलीफ ना हो। क्लाइमेट के कारण से आपके यहाँ तकलीफ होती है तो। और ये जो है इसके लिए डेनमार्क, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये लोग क्या करेंगे, गारंटी दे रहे हैं, है ना? ये लोग गारंटी दे रहे हैं कि बाय द वे वो डेवलपिंग कंट्री अगर नुकसान करता है तो मैं देख के लूंगा। तो एक प्रकार से ये लोग डायरेक्ट ना पैसे देके सिर्फ गारंटर बन गए, क्योंकि ये सब कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, तो इनका गारंटी पे कोई भी बैंक लोन दे देगा। तो इस तरीके से अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थ को सेव करना है, तो सेव करना है तो तुम गारंटर बनो, तो ये लोग गारंटर बन रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है
हाँ सर जैसे स्वीडन है और डेनमार्क है, ये लोग तो काफी छोटे कंट्री हैं और हाँ। डेवलप्ड है, बट काफी छोटा कंट्री है। तो हम्म एक बड़े कंट्री को एशिया में, जैसे इंडिया ही है, कितना हम्म। बड़ा है, तो वो लोग उस लेवल का या उतना देने में वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग हाँ, देंगे। देखो क्या है, लोन जो होगा ना वो इतना है कि जिसमें आराम से ये लोग रीपे कर सकते हैं। भले ये छोटे कंट्रीज है पर इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। जैसे क्या है कि आप देखोगे कि एक प्यून भी अगर ना 30 साल नौकरी किया है तो उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपने घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद पाता है अगर 30 साल नौकरी कर लिया, पर स्टार्टिंग में भले नहीं कर पाएगा। वैसे क्या है, ये लोग क्या है, भले छोटे कंट्रीज हैं पर इतने साल से डेवलप्ड हैं कि इनके पास सफिशिएंट बफर है, पैसे हैं कि फ्यूचर में किसी को लोन भी दे सकते हैं, अपना भी चला सकते हैं, फूड का भी प्रॉब्लम इनका कुछ नहीं है। इसलिए सबसे विकसित देशों में ये आते हैं, सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से आते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ओके सर। मतलब इनके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के क्राइटेरिया में फुलफिल होती है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर वो कम है इनके यहाँ, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ये कम है इनके यहाँ, पेंशन इनके यहाँ अच्छा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज की निशानी है। तो इनके पास खूब पैसा है कि अपने सिटीजन को बहुत सर्व कर सके एज वेल एज दान दक्षिणा भी कर सके। ठीक है ना, ओके भले सर, छोटे थैंक यू कंट्रीज। सर। ठीक है। थैंक यू सर। यस। तो अब देखो एक अनफॉर्चुनेट बात है जिसको आपको लिखना है। क्या लिखना है जो काम आएगा आपको, कि मोर देन 40% ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर ऑकर्ड इन एशिया। क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ किनको होती है, एशिया के ही कंट्रीज लोगों को। तो पोल्यूट कौन कर रहा था, वो यूरोप के कंट्रीज, अमेरिका के कंट्रीज, पर तकलीफ किनको हो रही है, ये एशिया के कंट्रीज को। ठीक है ना, इसलिए ये नुकसान क्यों झेले, जिसने पोल्यूटर की पोल्यूट किया है उसको पे करना चाहिए, राधा देन हमको पे करना चाहिए, पर इनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज है इसमें। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 1963 में फॉर्म हुआ था, 1963 में। एक्चुअली फॉर्म नहीं हुआ था, इसके लिए पहले डिसीजन हुआ था, फॉर्म हुआ था 1966 में, डिसीजन हो गया था 63 में। और इसके लिए 5 बड़े स्टेक होल्डर हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को चलाते हैं। इसमें जापान है, यूएस है, उसके अलावा चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 5 जो कंट्रीज हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, जो कि डिसीजंस लेते हैं, जिसमें से सबसे बड़े हैं जापान और यूएस। ठीक है, तो ये था। इसमें टेक अवे देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का रोल एक टेक अवे है। यूपीएससी के हिसाब से, प्रे के हिसाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक बीच बीच में न्यूज में आता रहता है। 10 के हिसाब से, अगर प्री के हिसाब से रेटिंग देना है तो 10 में से 4 ही दूंगा मैं इसको, है ना। बट ये वाला जो पार्ट है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनोवेटिव फाइनेंस वाला जो है, ये मेंस के लिए फॉर्डर का अगेन काम करेगा। ठीक है, तो ये था एनवायरमेंट से रिलेटेड। तीसरा टॉपिक खत्म हो गया। चौथा टॉपिक है ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन। ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन किससे रिलेटेड है, ये टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। टाइगर को बचाने के लिए क्या है, बांग्लादेश में भी टाइगर है, हमारे पास भी टाइगर है। तो टाइगर को ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में बचाया जाए, पाकिस्तान में मरने दिया जाए। मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश भी प्रिजर्व करे, हम भी प्रिजर्व करें, और पाकिस्तान भी बचा के रखे। कि बाय द वे टाइगर ने क्रॉस कर दिया दूसरे कंट्री पे, तो वहां पे भी उसको सेफ रखना है। अब क्या है, बांग्लादेश ये इंटरनेशनल एक अलायंस है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बड़े टाइगर, लॉयन या लेपर्ड्स हैं, इनको सेव करने के लिए एक अलायंस बना हुआ है, ताकि उसकी जो प्रजाति है वो बची रहे, उसका जो पॉपुलेशन है वो बचा रहे। अब हम लोग ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि क्या है कि हम लोगों को जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, रिसेंटली हमारे यहाँ समिट हुआ था, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए 2 चीजों पे काम करना है। पहला, पोचिंग को जीरो करना है। पोचिंग जीरो करना मतलब समझ रहे, पोचिंग किसको बोलते हैं? पोचिंग उसको बोलते हैं कि शेर के खाल सर के लिए उसको मार देना, या शेर या तो अपने प्राइड के लिए मार देना, या उसका कोई सामान को बेचने के लिए मार देना। तो ऐसा होता रहता है, तो वैसा कोई भी इंसिडेंट को कंप्लीटली जीरो करना। दूसरा, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। किसी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आएगा ना, तो इसमें ये लाइन तो रहेगा कि लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, ये तो श्योरली रहेगा। पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रांस बाउंड्री। इसका मतलब बांग्लादेश से भी हम लोग चाह रहे हैं
कि बांग्लादेश भी अपने जगह पे यही काम करे कि पोचिंग जीरो रहे, क्योंकि हो सकता है बांग्लादेश के कुछ एक्टर्स आके हमारे यहाँ कोचिंग करके चले जाएं, क्योंकि हमारे पास नियर बाय में असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है जो असम के बॉर्डर के बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। तो वहां से आके कोचिंग करके चले जाएंगे तो नुकसान होगा। तो देनदार को भी रोकना होगा, लेनदार को भी रोकना पड़ेगा, मतलब वो मार्केट को भी डिस्करेज करना पड़ेगा जहां वो बिकता है, दूसरा जो एक्चुअल में बेचने आता है उसको भी डिस्करेज करना होगा, दोनों को। तो बांग्लादेश मार्केट भी है और बांग्लादेश पोचर्स का एक अड्डा भी है, और इंडिया भी ऐसा ही है ना। तो इसलिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो बांग्लादेश का भी एक टाइगर एक्शन प्लान है 2018 से 27 तक बांग्लादेश का अपना चल रहा है, जिसमें टाइगर का सर्वे किया गया, टाइगर का रिकवरी के लिए प्रोग्राम किया गया, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कि किस तरीके से टाइगर के लिए और हेल्प हो सकता है और लोकल कम्युनिटी का कैसे हेल्प किया जा सकता है। तो बांग्लादेश और इंडिया ने एक प्रोटोकॉल साइन किया था करीब 2011 में, जो सुंदरबन के जो बंगाल टाइगर हैं उनको रोकने का। उसमें किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस ना हो, पोचिंग ना हो, इसके लिए ऑलरेडी 2011 में हम लोगों ने साइन किया हुआ था अग्रीमेंट। अब क्या है, इसमें 3 टाइप का चीजें आती है। वैसे इसमें जानने का चीजें बस इतना ही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, कहाँ गया, अच्छा कहीं और पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जानने का इतना ही है कि हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक अथॉरिटी बना है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टीसीए जिसको बोलते हैं, है ना। और ये काम ये देख रहा है कि नॉट ओनली इंडिया में बचाने से काम नहीं होगा, हम लोग को बगल के कंट्रीज में भी बचाना होगा टाइगर्स को। अभी रिसेंटली ये हुआ था कि हमारी एक टाइग्रेस जिसके वोम में बच्चे थे वो मर गई थी रिसेंटली रणथंबोर में, है ना। तो रणथंबोर में नहीं, एक राजस्थान का एक सेंचुरी था उसमें मर गई थी। अब क्या हुआ कि अब भाई बच्चे वाले टाइग्रेस मरना, मतलब सोचो कितने बच्चे आए रहते उससे, तो ये एक टेंशन वाली बात थी। तो क्या हुआ कि ये जो टाइग्रेस में का डेथ का कारण आइडेंटिफाई अगर करने की कोशिश किया जाए तो कई बार उसको जहर खिला के मार दिया जाता है, कई बार उसको ना किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए मार दिया जाता है। तो क्या होता है, अगर बाउंड्री के पास वाले जो टाइगर्स होते हैं उन वो इन्फेक्टेड होंगे तो वो इन्फेक्शन हमारे वाले पास भी आ सकता है। जैसे सुंदरबन को देखोगे कि बांग्लादेश के पास का जो टाइगर है और हमारे टाइगर है एकदम आसपास में ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बांग्लादेश के टाइगर है कि हमारे टाइगर है, पर अगर उनको इन्फेक्शन है तो हमारे में आ जाएगा। दूसरा, उन लोगों में से कोई अगर पोचर होगा तो हमारे टाइगर को खिला देगा तो इधर आके मर रहा है, ये भी हो सकता है। खैर ये तो गुजरात में हुआ, पर ऐसे इंसिडेंसेस बंगाल में भी हो सकते हैं। तो क्या है, इसलिए ट्रांस बाउंड्री अलायंस की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में हमारा जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे करके टाइगर का जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार ग्रोथ है, और नॉट ओनली हमारे यहाँ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसका ग्रोथ है, ठीक है ना। तो इसमें से टेक अवे जो था, कुछ नहीं, बस आपको इंटरनेशनल जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जब क्लाइमेट से रिलेटेड बात करोगे या बोलना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड बात करोगे तब इसके बारे में बात कर सकते हो। हाँ, और दूसरा चीज ये बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके लिए काम का है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये टाइगर वाला जो चीज है, जो कि 3-4 साल पहले काफी ज्यादा न्यूज में था, उस साल पूछा नहीं गया था, अभी तक इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10 में 6 मैं बोल सकता हूँ टाइगर से रिलेटेड। टाइगर का एक और जगह होता है हमारा जो बोलना चाहिए फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जैसे नेपाल, भूटान या कंचनजंगा जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जहाँ पे आपको वो नेशनल पार्क जो बोलते हैं ना, बक्सा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सारे जगह पे भी टाइगर मिलते हैं। हमारे यहाँ टाइगर 3 जगह पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, एक तो गुजरात साइड में, दूसरा एमपी और इस एरिया पे, तीसरा फुट हिल्स ऑफ हिमालय, चौथा बंगाल वाले टाइगर। ये 4 जगह पे अलग अलग मिलते हैं। तो हम लोग जो बात की है बांग्लादेश से, वो बंगाल के साइड के टाइगर की, ठीक है। बट फुटहिल्स के पास के जो टाइगर है, जिसके लिए नेपाल और भूटान से बात करनी होगी, है ना, ये लोग फुटहिल्स के पास वाले टाइगर हैं, तो उनके लिए भी एक अलायंस बना हुआ है। तो ये है, ये जो वर्ड्स हैं इनको डालना है जब मेंस का आंसर राइटिंग लिखोगे, जब क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और कुछ नहीं, इसमें मेंस से रिलेटेड बोला जाए तो कुछ ही फॉर्डर मटेरियल है, मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 3 बोलूंगा, और प्रीलिम्स के हिसाब से बोला जाए तो 6 का मैं इसको रेटिंग दूंगा। अगला आता है कोल एक्शन प्लान इन 2023-2024। कोल एक्शन प्लान, देखो कोयला के कारण से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है इंडिया में, तो ये तो जानते ही हैं हम लोग, सब लोग, कोयले के कारण से होता है। अब क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड बहुत सारे इनोवेटिव टेक्निक्स ला रहा है कि किस तरीके से
कोयला का कंजम्पशन को कम करें, कोयला पे डिपेंडेंसी कम करें और लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा करें। क्या है, कोयले के साथ एक दिक्कत है कि अच्छे क्वालिटी का कोयल इंडिया में नहीं है, तो इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है कोयला को। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 4 चीजों पे काम करना चालू किया कि किस तरीके से कोयला को का सेक्टर है इसको ग्रोथ करवाया जाए। पहला, कोल का प्रोडक्शन। तो कोल का प्रोडक्शन इंडिया ने टारगेट किया है, ये हेल्प करेगा आपको हर जगह लिखने में, कि 2023 तक 1012 मेट्रिक टन तक कोयले का उत्पादन, कोल का प्रोडक्शन करेंगे। तो पहला चीज ये है जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंस के हिसाब से, 2023-24 तक 1012 मेट्रिक टन का हम लोग कोयला प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, कुछ माइंस ऐसे हैं जिसको आउटसोर्स किया जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, है ना। अभी तक कोयले जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो रहता था, कई बार प्रधानमंत्री के अंदर में होता था, है ना। याद होगा जब ना मनमोहन सिंह थे ना, तो उस समय कोयले का बहुत सारे माइंस का जो अलोकेशन है, आवंटन है, वो ऐसे लोग को दे दिया गया जो कि एक्चुअली में कोयले का खदान कुछ किए नहीं, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं दिए, तो एक प्रकार से वो करप्शन था। और उस समय मिनिस्ट्री कौन होल्ड करता था? उस समय मनमोहन सिंह होल्ड करते थे, प्रधानमंत्री के पोर्टफोलियो में था, तो सीधा आंच उसके पर आ गई थी, समझ। इसलिए लोकपाल के ऊपर न फिर चालू हो गया कि अगर प्रधानमंत्री करप्शन में कहीं इन्वॉल्व होता है या वो नेग्लिजेंस करता है तो क्या करना चाहिए। तो खैर, कोयला का जो अलोकेशन है जब भी प्राइवेट को दिया गया है, तो हम लोगों ने एक चीज देखा है कि वहां पे श्योरली करप्शन आता है। वो बोलता है कि कोयला नहीं मिला बोलेगा, और कोयला निकाल निकाल के सबको बेच देता है, अल्टीमेटली यही होता है ना। तो अभी भी यही बात कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग ऑफ माइंस, कोयले का आउटसोर्सिंग करना है, मतलब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को माइंस दे देना है। तीसरा बोला गया है कोकिंग कोल स्ट्रेटेजी। तो ये इस क्वालिटी का जो कोकिंग कोल है वो हमको नहीं मिलता इंडिया में, हम लोग इसके ऊपर इंपोर्ट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में ये फोकस किया गया है कि हम लोग अपने इंडिया में कोकिंग कोल क्वालिटी का कोयला का उत्पादन करें। मतलब क्वालिटी ऑफ कोल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अच्छे क्वालिटी के कोल नहीं है, जम्मू कश्मीर में बस हमको अच्छे क्वालिटी के कोल मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 चीजों को करने से हमारा कोयले का जो टारगेट है 1012 मेट्रिक टन का, वो फुलफिल हो सकता है। क्या क्या? पहले तो टारगेट बना दिया, दूसरा आउटसोर्स कर दिया, तीसरा कोकिंग कोल ग्रेड का कोयला जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, आयात होता है, उसको रोकना, और क्वालिटी ऑफ कोल को आइडेंटिफाई करना, और कुछ कोल को मॉइस्चर को कम करके कोयले का क्वालिटी को बढ़ाना, एनरिच करना। अब इसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगा श्योरली, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाएगा? ये जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो एसेट है, फिर NLCIL, SCCL, SECL, कोयले का ना, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड के ना बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हर एक जगह पे अलग अलग ब्रांच है। जैसे यहाँ पे देखा गया तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड है ना, तो SECL इसके अंडर का है, जैसे ये SCCL, ये सारे ना पब्लिक सेक्टर है। तो कोल इंडिया लिमिटेड अपना कुछ शेयर्स को प्राइवेट को देगा, एज वेल एज उसके नीचे के जितने छोटे छोटे कंपनीज है उसका शेयर को प्राइवेट में देगा। इससे क्या होगा? इसके जो एसेट है इसको मोनेटाइज करना, इसके जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के पैसा लाएंगे, उस पैसे से हम लोग कोकिंग कोल और क्वालिटी ऑफ कोल पे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करना और उसको प्राइवेट को दे देना और उससे पैसे लाना, है ना। इसका हाँ, ये डिसइन्वेस्टमेंट है। यस, ये डिसइन्वेस्टमेंट है। इसका डिसइन्वेस्टमेंट का 2 तरीका होता है, या तो आप अपना शेयर को कम कर दो या तो अपने एसेट को सेल कर दो। अभी सारे पब्लिक सेक्टर पे ये फोकस है या प्रेशर है कि अपने एसेट को मोनेटाइज करें, अपने एसेट को सेल करें। अब देखना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के पास इतना प्रॉपर्टी है, रेलवे के पास इतना प्रॉपर्टी है ना, BSNL के पास इतना प्रॉपर्टी है, सारे जगह पे ये चल रहा है कि उसके एसेट को बेचा जाए। इतना जमीन रख के क्या करना है करके, है ना। आप देखोगे रेलवे के आसपास की जमीन पूरा बहुत दूर तक रेलवे की रहती है, तो एसेट को मोनेटाइज करने का स्कीम है। तो इसका मतलब डिसइन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो एसेट को बस सेल करना है। बट अगर कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर को अगर अपन किसी को दे रहे हैं तो वो क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। समझ गए ना? ठीक। तो पहला पैसा आने का तरीका है एसेट का मोनेटाइज करना। दूसरा क्या है? कमर्शियल माइनिंग करना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को लाना, वो लोग पैसा देंगे हमको और वो लोग माइनिंग करेंगे। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
तो गवर्नमेंट का एक गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, अभी सुना होगा गति शक्ति के बारे में, बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे क्या है कि गति शक्ति के अंदर में हम लोग को ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिस जगह पे कोयला का खदान है तो कोल को इवैक्यूएट करना, कोल को निकालना और वहां को उस जगह पे लेके जाना जिस जगह पे रिक्वायर्ड है, उसके लिए ट्रेन की जरूरत है। इसका मतलब गति शक्ति भी इस पे काम करेगा। तो 3 स्कीम इस एक साथ काम कर रही है। पहला चीज आत्मनिर्भर भारत, दूसरा गति शक्ति और तीसरा कोल का जो सेक्टर है उसका एसेट का मोनेटाइजेशन करना, और चौथा है कमर्शियल प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना इसमें। तो 4 लोग इसमें काम कर रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी भी रोल प्ले करता है कि अगर हम लोग प्रॉपरली ड्रोन और रिमोट सेंसिंग का यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कोल का कई माइनिंग में आग लग जाती है तो वो चीज को सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखा जाए। कुछ जगह पे कोल माइनिंग के कारण से एनवायरनमेंट हर्ट होता है, उसको बचाया जाए। कोल से केमिकल बनाने का भी तरीका है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे क्या है, कोल से हाइड्रोजन बनता है, एज वेल एज कोल बेस्ड मिथेन जो होता है। ये सब को यूज करके हम लोग उसके कोल का माइनिंग का बेस्ट यूज किया जाए। अगर माइन कर ही रहे हैं तो उसके गैस का भी यूज किया जाए, उसके कोयले का भी यूज किया जाए, उस एरिया से जो हाइड्रोजन निकलता है उसका भी यूज किया जाए, सारी चीजों का यूज किया जाए। एज वेल एज कोल इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर तो खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि फ्यूचर में कोल का डिपेंडेंसी कम करना है। तो कोल इंडिया लिमिटेड अगर ये सब सेक्टर पे भी काम करेगा, एल्यूमिनियम, पावर, सोलर वेपर, इस पे काम करेगा तो धीरे से कोल इंडिया लिमिटेड सर्वाइव कर जाएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कोल सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि क्योंकि फ्यूचर में बायोडाइवर्सिटी के कारण से कोल सेक्टर हमेशा से डाउन होगा ही। ऑलरेडी हम लोग को देख रहे हो कि कोल 50% शेयर करता है हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जितने विद्युत घर हैं हमारे, उसमें 50% शेयर कोल का ही है, कोयले का ही है। इंडिया सबसे बड़ा, मतलब बोलना चाहिए कि कोल प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट है, पर रिजर्वायर के हिसाब से 5th लार्जेस्ट है। मतलब अगर बोला जाए कोयले का भंडार, कोल का रिजर्व पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे इंडिया के पास है, पहला चीज। दूसरा चीज कि प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड है। कैसे हो सकता है ऐसा? प्रोडक्शन में सेकंड और रिजर्वायर में 5th। हाँ, तो कंजम्पशन ज्यादा है, इसलिए हम लोग के पास भले रिजर्व्स कम है पर प्रोडक्शन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये लाइन आपको हर जगह यूज होने वाली है। कोयला कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में, कहीं ना कहीं न्यूज में आएगा ना, तो इसको आप डाल सकते हो, मतलब करंट अफेयर्स में ये चीज को, ये लाइन को डाल सकते हो। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड सेकंड इन द कोल प्रोडक्शन इन द आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल है इंडिया। कोल को इंपोर्ट भी करता है, इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी कोयला इंपोर्ट करता है। कहां से इंपोर्ट करता है? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से कोयला इंपोर्ट होता है। कोल सेक्टर करीब 50% इलेक्ट्रिसिटी देता है। कोयले के 3 वैरायटी आते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, जिसमें से एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का है जो जम्मू कश्मीर में मिलता है पर बाकी जगह नहीं मिलता। दूसरा है बिटुमिनस क्वालिटी, जिसमें 60 से 80% कार्बन है, जिसमें मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है इसके कंपेरिजन में। ये आपको सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में मिलता है। सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया मतलब बोकारो के पास, वेस्ट बंगाल के पास, छत्तीसगढ़ के पास, इस जगह पे ये कोयला मिलता है। लिग्नाइट टाइप का कोयला जिसमें 40 से 50% बस कार्बन होता है, बाकी सारा इम्प्योरिटीज होती है, वो राजस्थान, आसाम, तमिलनाडु पे मिलता है। तो हम लोग क्या है, कुकिंग कोल ग्रेड का कोयला, मतलब बेस्ट क्वालिटी का कोयला चाहिए। प्रॉब्लम है कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का कोयला बहुत ही कम है जम्मू कश्मीर में, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको हेल्प करेगा। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, दोनों के हिसाब से देखा जाए। ये टॉपिक जो है 6 आउट ऑफ 10 बोलना चाहिए, प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी बहुत काम का है ये, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे लिए। तो इसलिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है एल नीनो। एल नीनो के कारण से 2023 सबसे गर्म गया। इससे पहले जो सबसे गर्म था वो 2016 था। एल नीनो एक फिनोमिना है जिसमें एक पर्टिकुलर साल में अनयूजुअली बहुत ज्यादा हीट मिलता है सन से, सूर्य से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है एक पर्टिकुलर साल में, और कभी कभी वो 2-3 साल तक चलता है।
एल नीनो एक फिनोमिना जब भी आता है उस साल भारत में, इंडिया में रेनफॉल या मॉनसून में कमी आ सकती है और आती है नॉर्मली। मतलब 10 में से 7 केसेस में हमारे यहाँ मॉनसून में कमी आती है जब एल नीनो का साल होता है तो। एज वेल एज सूखा और डिजास्टर का जो केसेस है वो बढ़ जाते हैं, है ना, जब एल नीनो, जैसे फॉरेस्ट फायर, है ना, आग लगने की घटना बढ़ जाती है क्योंकि सूखी पत्तियां हो जाती है। अभी अभी रिसेंटली गोवा में फॉरेस्ट फायर लगा था, गोवा में आग लगी थी। तो एल नीनो के साल में बहुत ज्यादा जंगल में आग लगती है, ड्रॉट के केसेस बढ़ जाते हैं और बारिश कम होती है। ये एल नीनो का ईयर। तो 2023 वाज द एल नीनो ईयर। 2024 में भी धीरे धीरे एल नीनो का इफेक्ट धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा, बट एल नीनो अभी भी चल रहा है। इसलिए आपको देख रहे हो कि फरवरी के बाद से फिर से गर्मी चालू हो जा रही है। एल नीनो एक बड़ा रोल प्ले करता है। इससे पहले ला नीना का टाइम चल रहा था। ला नीना जब भी होता है इंडिया में अनयूजुअली ज्यादा बारिश होती है और एल नीनो के टाइम में इंडिया में कम बारिश होती है। ठीक है, तो एल नीनो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये जून का करंट अफेयर्स है, तो इसका मतलब इसको पता नहीं है कि एल नीनो जब आएगा तो मानसून अच्छा होगा कि नहीं होगा। वैसे इस बार मानसून नॉर्मल हुआ, पर ये डर, जून का करंट अफेयर्स में एल नीनो ने डर दिखाया था कि वेदर मानसून विल बी गुड और नॉट, है ना, ये चीज है। तो अब ये क्या है, एल नीनो से रिलेटेड क्या है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है ना, विश्व मौसम विभाग ने ये बताया है कि साउथ एशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इस जगह पे बहुत बड़े लेवल पे सूखा आ सकता है। पर्टिकुलरली ये साउथ एशिया और इंडोनेशिया, इस जगह पे बहुत सीवियर ड्रॉट आ सकते हैं। एल नीनो अगर हमारे यहाँ सूखा ला रहा है मतलब कुछ जगह पे बारिश होती है। जैसे ला नीना के कारण से हमारे यहाँ बारिश होती है तो कुछ जगह पे सूखा आता है। तो इसलिए एल नीनो का रोल एक कंट्री के स्पेसिफिक होता है। अगर हमारे यहाँ एल नीनो कम बारिश करा रहा है तो कुछ जगह पे बारिश ज्यादा कराता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक कुछ पार्ट्स में बाढ़ आती है उसके कारण से। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए एल नीनो के लिए, क्योंकि ये चीजें तो आती रहेंगी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये चीजें बढ़ भी गई हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बारिश आती है या सबसे ज्यादा बारिश होती है वो मॉनसून सीजन में होती है, और करीब इंडिया को पानी जो रिसीव होता है वो 70% मॉनसून सीजन में होता है और 30% बाकी सीजन में होता है। तो आपको ये फिगर याद रखना है कि हम इंडिया को पानी सबसे ज्यादा मॉनसून के सीजन से मिलती है और रिमेनिंग 30% आपको विंटर और बाकी चीजों से मिलती है। तो क्या है, अगर मॉनसून अच्छा होता है तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। कैसे? किसानों के पास पैसे आते हैं, किसानों के पास पैसे आते हैं तो वो लोग खर्चा करते हैं और अर्थव्यवस्था मेंटेन रहती है। तो इसलिए एल नीनो के कारण से अगर कहीं पे सूखा पड़ता है तो हमारा पूरा इकोनॉमी जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। एल नीनो नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए अच्छा है पर साउथ वेस्ट मानसून के लिए अच्छा नहीं है। अब समझना, ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट $1 मिलियन लाइन है कि हमारे पास विंटर में रेन जो होता है ना वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, तो उसके लिए ये अच्छा है एल नीनो। बट जो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून आता है जो कि मानसून के समय में आता है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। गेटिंग इट? मतलब ये विंटर रेन को पावरफुल बना देता है और समर और ये जो रेनी सीजन का रेन को वीक बना देता है। ठीक है, तो 2016 जो सबसे वार्मेस्ट ईयर था, वैसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2023 भी वैसा ही होगा और वैसे ही हुआ भी। अब तक का सबसे गर्म ईयर हुआ। तो इसमें से टेक अवे क्या है, एल नीनो ऑलवेज हॉट टॉपिक है। तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7 आउट ऑफ 10 दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योरली एल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, है ना। अब एल नीनो, क्योंकि इस साल एल नीनो ईयर था, ऑलरेडी सबसे गर्म साल हम लोग ने बिता लिया 2023 का, तो क्वेश्चन तो आने ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एल नीनो से रिलेटेड। इससे रिलेटेड डिटेल्स भी जानना है। फिर अगला है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी चिड़िया जो होती है बहुत दूर तक ट्रेवल करके पहुंचती है, तो हर का अपना पैटर्न होता है कि ये इस टाइप की बर्ड्स जो इस जगह से गई वो उस जगह जाएगी, इधर वाली बर्ड्स उधर जाएगी।
इस तरीके से सबका पैटर्न बना हुआ है। इधर वाली बर्ड्स इधर आती है, इधर से वापस जाती है, जाने के समय ऐसे आती है, वापसी के समय ऐसे आती है। रेड वाला ऐसा है। तो वैसे ही हमारा एक पाथवे है जिसको बोल रहे हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। मतलब एशिया में जो फ्लाई हो रहे हैं, मिडल में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये जो सेंट्रल ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इस एरिया पे जितनी बर्ड्स ट्रेवल करके जाती हैं उनको प्रिजर्व करना, बचाना। और ये एक कंट्री के एफर्ट से नहीं होगा, ये पूरे कंट्रीज को जहां जहां पे ये बर्ड्स जाती हैं उसको बचाना होगा। तो एशियन फ्लाईवे हमारे हाथ में है, बाकी फ्लाईवे तो दूसरे के हाथ में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट करके एक कन्वेंशन, जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है ना, ये मीटिंग में ऑलरेडी इंडिया ने कमिट किया है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जहां पे भी जाती हैं उनको बचाना, प्लस उनका जो हैबिटेट है, उसका जो प्लेस है, आवास है, उसको बचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी ये जो रेंज कंट्रीज है, रेंज कंट्रीज मतलब जो इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में जो भी कंट्रीज आती हैं, वो सारे कंट्रीज को रेंज कंट्रीज बोलते हैं, कि ये सारे कंट्रीज को एफर्ट देना है ये बर्ड्स को बचाने के लिए। तो उसका दो काम करना है, पहला उसको बचाओ, दूसरा उसके घर को बचाओ। ठीक है, दो चीजें हैं। तो हैबिटेट को बचाओ और उनको बचाओ। तो इसलिए ये क्या है, ऑलरेडी बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, जो जो उस पाथवे में आती हैं, ये सारे कंट्रीज के साथ ना कोलैबोरेशन करके न्यू दिल्ली में हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको सेव करना है। अब क्या है, आपको टेक अवे इसमें ये है कि एक एसीएफ है जिसका नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये करीब यूरेशिया और एशिया का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और इंडियन ओशियन का भी बड़ा एरिया कवर करता है। ये एक रूट है जो कि बताता है कि कहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स जाती हैं। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 13th मीटिंग हुआ था सीएमएस का। सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसमें इंडिया साइन करके रखा है, उनका 13वें संस्करण में, जो कि गांधीनगर में हुआ था, गुजरात में हुआ था, उसमें हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया था कि भाई COP14 तक हम लोग ऐसे स्ट्रेटेजीज, प्लान डेवलप कर लेंगे सो दैट ये बर्ड्स को हम लोग सेव कर सकें। तो इसका डिसीजन जो हुआ था वो इसमें हुआ था 2020 के गांधीनगर के समिट में। और जब हम लोग ही होस्ट थे तो हम लोगों को तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना ही है, क्योंकि उस समय हम लोग होस्ट थे। तो ये है कि अगला जो मीटिंग आएगा सीएमएस का, हर साल मीटिंग होता रहता है, तो इसका जो मीटिंग आएगा उसमें सिग्निफिकेंट काम करना है। इसमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है उसमें से जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व है। तो इसमें से टेक अवे ये है, ऐसे फ्लाईवे बहुत सारे होते हैं, सेंट्रल एशियन होता है, वेस्ट अफ्रीकन होता है, वेस्ट एशियन होता है, ऐसे टाइप के बहुत सारे फ्लाईवे होते हैं। सारे कंट्रीज का कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए। मेंस के हिसाब से कुछ लाइन्स इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब मैं दोनों में ही रेटिंग दूंगा तो 3 आउट ऑफ 10 दूंगा। बट आपको बस ये नॉलेज होना चाहिए कि इस टाइप की चीजें होती हैं। हाँ, अगर इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है, ये दिस वन, ये जो है ये हमारे काम का है, इसके बारे में डिटेल पढ़ना हमारे काम का है। तो आप लोग का के लिए घर में जो होमवर्क वो ये है, सीएमएस के बारे में पढ़ाई करो। आगे आते हैं। गोवा में फॉरेस्ट फायर लगा था, गोवा में आग लग गई थी। गोवा एक ऐसा प्लेस है जहां पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदाबहार वर्षावती वन मिलते हैं। इस जगह पे आग लगना अनयूजुअल है, और सरप्राइजिंगली इसमें बोला गया है कि नेचुरल तरीके से इसमें आग लगी है। बट सस्पिक्शन ये है कि वहां के जितने जो एनवायरनमेंट के एक्टिविस्ट हैं वो लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये आग जानबूझ के लगाई गई है, क्योंकि वहां पे काजू के फार्मर्स, कैश्यू के फार्मर्स बहुत हैं, किसान जो बहुत हैं। तो क्या है, काजू के लिए लैंड चाहिए उगाने के लिए, और कैश्यू का जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, कैश्यू का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो ये जो जंगल है इसमें नॉर्मली आग नहीं लगती थी, कैसे आग लग गई? तो बोला जा रहा है कि ये नेचुरल आग लगी है, और इसके रिपोर्ट में भी यही बोला गया, बट सस्पिक्शन है, इसलिए ये थोड़ा न्यूज में था। तो किस जगह पे आग लगी? महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पे आग लगी थी। महादाई उस जगह के रिवर का नाम है, महादाई नदी है ना, उसको मांडवी नदी भी बोलते हैं, है ना। गोवा में एक ही नदी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नदी ईस्ट फ्लोइंग होती है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। इसी को मांडवी भी बोलते हैं, इसी को महादाई भी बोलते हैं, और उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या हुआ कि मोस्टली लोग, जो अपोजिशन पार्टी है, एनवायरमेंटलिस्ट है, ये लोग बोल रहे हैं ये कहीं मैन मेड ही फायर है, ये नेचुरल फायर नहीं है। तो
अब ये इंक्वायरी में क्या फाइंड आउट हुआ, ये सब चीज बात की बात है, ये जानने की जरूरत नहीं है। बट किसी अननोन पर्सन के ऊपर में केस रजिस्टर किया गया जिसने भी आग लगाया। किस एक्ट के अंडर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में केस दर्ज किया गया है कि किसी ने इस पे आग लगाया है। एज वेल एज दमन एंड दीव प्रिजर्वेशन ट्री एक्ट 1984, इसके अंडर में एफआईआर लॉन्च किया गया है कि भाई जिसने भी आग लगाया है वो देखे। खैर कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्योंकि ये बड़ा कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें बड़े बड़े प्लांटर्स होंगे जो कि आग लगवाते होंगे। तो क्या हुआ, अब इसका दूसरा इफेक्ट देखो क्या है। एल नीनो साल था, बारिश बहुत कम हुई थी, तो ऑलरेडी जो आग लगी वो बहुत दूर तक फैली। तो भले मैड हो या ह्यूमन या नेचुरल हो, पर ये इतना दूर तक फैला क्यों? क्योंकि ड्राई लीव्स थे ऊपर में, जो एक ड्राई लीव्स का कारपेट जैसा बिछ जाता है, उसके कारण से आग बहुत तेजी से फैलती है। तो इस जगह पे एल नीनो के कारण से भी आग है फैली है। दूसरा बारिश कम हुई, और क्या है, कैशू प्लांटर्स जो हैं इन लोग शायद पर्पसफुली इन लोगों ने आग लगवाया, फॉरेस्ट फायर लगवाया। वैसे भी इस जगह पे भी स्लैश एंड बर्न टेक्निक होता है, काट करके फिर प्लांटिंग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर काट करके प्लांटिंग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस टाइप का टेक्निक इस जगह पे भी प्रेवलेंट है। तो इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट वरीड है कि भाई ऐसा इंसिडेंस होता जाएगा वेस्टर्न घाट में, क्योंकि वो बहुत सारे वहां पे स्पीसीज मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, ऐसा होगा तो बहुत नुकसान है। ऑलरेडी इंडिया में सारे जगह पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। जैसे इंडिया का अराउंड 62% जो फॉरेस्ट है वो प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है इंडिया का। इसमें पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये सब जगह पे क्या है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगता है। और मिजोरम में सबसे ज्यादा इंसिडेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर लगते हैं। इस जगह पे पर्पसफुली आग लगाया जाता है क्योंकि वहां पे खेती ही उन लोग उसी तरीके से करते हैं, काट करके स्लैश एंड बर्न। तो मिजोरम का तो चलो ठीक है, पर बाकी जगह पे तो ऐसा नहीं है। इस जगह पे इतना फायर क्यों लगा? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो बाई एनुअल रिपोर्ट निकलता है, हर 2 साल में निकलता है इसका रिपोर्ट, इसमें बोला गया कि जो 36% हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें फ्रिक्वेंट फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस हैं, जिसमें से 6 में बहुत हाईली प्रोन है और 4 जो है एक्सट्रीमली प्रोन है। मतलब ऐसे 4% फॉरेस्ट ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है आग लगने के। तो टोटल 36 है, जिसमें से 4% ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोन है, जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है फॉरेस्ट फायर के। सीजन कौन सा होता है? नवंबर से जून, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होती है, इस समय सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली प्रोन में आता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये एरिया पे सबसे ज्यादा, ये जो 4% जो बोल रहा हूँ, ये इसी एरिया में आता है जहां पे फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा लगता है। फॉरेस्ट फायर अगर लगता है तो वहां का इकोसिस्टम पूरा बैडली डैमेज हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वाटर का सप्लाई कम हो जाता है, वहां पे खाने के लाले पड़ने लग जाते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, ये सारा चीजें होती है। करीब 6 अरब लोग ऑलरेडी डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, जिसमें से 300 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं जंगल में। पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन का पॉपुलेशन है, जिसमें से 6 बिलियन लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये नुकसानदेह है। इंडिया में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? तो आज यहीं तक खत्म करते हैं। मैं सोच रहा था एनवायरनमेंट खत्म कर देंगे, खैर एक दिन का और क्लास होगा। ठीक है, कल की क्लास शायद पॉलिटी की होगी, तो एक दिन पॉलिटी की, फिर इसको। तो जहां तक मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ के रखना, रिवाइज करके रखना, ठीक है, तभी इसका सही आउटपुट निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट है ऑनलाइन में किसी को?